पैसा लिया क्यों? चीन से पैसा लिया क्यों? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मैं आपसे आर्ग्यू करना ना बहस कर रहा हूँ, आपको कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप वहाँ पे बैनर लेके खड़े ना कि दिल्ली के अंदर एक इससे भी बड़ा हंगामा होगा सहनशीलता से, लेकिन कई बार वायरल हो जाती हैं। तो ऐसे धमाके दोबारा होंगे और निरंतर होंगे और दिल्ली में ही होंगे। जैसा मैंने उस दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इनसे सवाल किया है और इनके मुंह पे जो तमाचा मारा है, ऐसा तमाचा मैं निरंतर मारूंगा। जब जब बात मेरे देश हित की आएगी, मैं देश प्रेमी पत्रकार हूँ। उस क्लिप के अंदर है वास्तविकता, वहां पे मुझे भड़वा पत्रकार, दलाल पत्रकार और गोदी मीडिया और भगोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। हाल ही में आपने एक खबर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां पर न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को सील किया गया, वहां के तमाम पत्रकारों के घर पर छापे मारे गए। ऐसे में एक खबर सामने आई थी, एक शख्स सामने आया था जो वहां पर मौजूद नज़र आया और उस एक पोस्टर के साथ नज़र आया। उस पोस्टर में लिखा था, चीन के दलालों को जेल में भेजो। अब आखिर उस पोस्टर के पीछे की कहानी क्या है और आखिर क्या वजह थी कि जब हज़ारों लोग समर्थन में थे तो ये विरोध में वहाँ पर नजर आए, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या वजह रही थी कि आप वो पोस्टर लेकर वहाँ पर खड़े थे? देखिए, जैसे ही मेरे ये बात संज्ञान में आई कि कुछ चीनी पत्रकारों को, है तो वो हिंदुस्तानी, लेकिन मैं उन्हें चीनी पत्रकार इसलिए कहूँगा क्योंकि एक दुश्मन देश से पैसा लेकर अगर वो हमारे देश को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, जिस पे मुझे क्रोधित भी होना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत सहनशीलता से सिर्फ अपना सवाल वहाँ पूछने गया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ बता दूँ कि आम व्यक्ति की एंट्री नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ और सभी जानते हैं लगभग मुझे। तो मैं शाश्वत न्यूज़ नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। जब मैं अपनी आईडी और माइक लेके वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ तमाम जो हैं चीनी पत्रकार घूम रहे थे। कौन होते हैं चीनी पत्रकार, क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? मैंने बताया ना आपको, जिसने दुश्मन देश से पैसा लिया, चीन से पैसा लिया, भारत को बदनाम करने का, वही है चीनी पत्रकार। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा लगभग 1000 लोगों की भीड़ थी, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। 1000 लोगों के बीच में एक व्यक्ति को टारगेट करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी ऑल इज़ वेल, ये एक बात बोलते हुए अपने दिल पे हाथ रखा और जो कार्य मैं करने गया था वो कार्य मुझे संपन्न करना था। और मैंने कुछ नहीं, सिर्फ एक पोस्टर निकाला और जिस पोस्टर पे लिखा था कि चीन के दलालों को जेल में डालो। अब मेरा सवाल ये है, क्या मैंने उस पोस्टर पे किसी चैनल का नाम लिखा था? मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिखा था? नहीं, मैंने सिर्फ लिखा था कि चीन के दलालों को जेल में डालो। अब वहाँ मौजूद 1000 लोगों में से कुछ 200-300 लोगों के ना जाने क्यों पेट में दर्द हुआ, और अभी सार शर्मा भी मेरे सामने थे और वो भी बड़े एकदम हैरान से हो गए। तो अगर मैंने आपका नाम नहीं लिखा तो आपको तकलीफ किस चीज़ की है? यानी कि आप चीन के दलाल हैं। आपने सिर्फ वीडियो के अंदर वही देखा जो उस क्लिप के अंदर है। वास्तविकता वहाँ पे मुझे भड़वा पत्रकार, दलाल पत्रकार और गोदी मीडिया और भगोड़ा, ना जाने किस किस शब्दों से मुझे संबोधित किया गया। लेकिन मैंने बड़ी ही सहनशीलता से सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा कि चीन से पैसा लिया क्यों, और मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए 1000 लोगों में से एक व्यक्ति क्यों नहीं सामने आया? यानी कि आप देशद्रोही हैं, आपने चीन से सच में पैसा लिया। अगर आपके पास सवाल का जवाब था तो आप मुझे, जैसे सहनशीलता से मैंने पूछा कि चीन से पैसा लिया क्यों, आप उसी प्रकार मुझे उसी लहजे में जवाब देते। लेकिन आपने मुझे भड़वा पत्रकार, दलाल पत्रकार और ना जाने किन किन शब्दों से संबोधित करना शुरू कर दिया। तो यानी कि आप मुझ अकेले व्यक्ति से घबरा गए। फिर उसके बाद मेरी कुछ पुरानी वीडियोस, 4-4, 5-5 साल पुरानी वीडियोस फेसबुक से या यूट्यूब से कहीं से उठा के कुछ गैंग एक्टिव हो गए, जिसमें मैं सीए का समर्थन करता नज़र आ रहा हूँ, लव जिहाद पर कड़े कानून की मांग को लेकर नज़र आ रहा हूँ, बहन बेटियों के लिए कड़े कानून की मांग को लेकर नज़र आ रहा हूँ, या कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता नज़र आ रहा हूँ। अब उन्होंने मेरी वो वीडियो डाल के मुझे बदनाम करने का जो प्रयास किया है, हालांकि वो सफल नहीं होंगे इसमें। क्या कोई राष्ट्रवादी पत्रकार हिंदुत्व का कार्य नहीं कर सकता? क्या कोई राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार से या शासन से, प्रशासन से सवाल नहीं कर सकता? उन्होंने ये तक लिखा कि ये तो एक हिंदूवादी कार्यकर्ता है, ये पत्रकार कब बना? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा कि मैं
जब ये सब हिंदुत्व के कार्य कर रहा था तो मेरे कार्य करते करते मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मुझे हिमालय पे जाना चाहिए। और मैं एक दिन हिमालय पे गया और हिमालय पे जाके मैंने तपस्या की, और तपस्या के दौरान मेरी अंतरात्मा ने मुझे बोला कि इन देश विरोधी, इन देशद्रोही पत्रकारों से सवाल करने के लिए ना तुम्हें पत्रकार बनना होगा। सो मैं पत्रकार बन गया। अब मेरा इन चीनी पत्रकारों से सिर्फ एक ही निवेदन है, अगर इनके दिल में और भी कोई सवाल हो, कोई शंका हो, तो ये मेरे से हिंदी या इंग्लिश में पूछ सकते हैं, कृपया चाइनीज में ना पूछे, क्योंकि मेरे को चाइना का ज्ञान नहीं है। देखिए, आपने एक बात का यहाँ पर जिक्र किया कि जो भारत और चीन के रिश्ते हैं बेहद ही ख़राब हैं, और आप एक पत्रकार हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों से सवाल करें, सरकार से सवाल करें। तो क्या आपने सरकार से ये सवाल किया कि चीन के साथ सारा बिजनेस बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? मेड इन चाइना का जो चीज़ें है उसे बंद क्यों नहीं कर देते सीधे तौर पर, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो जैसे ख़राब चल रहे हैं वो थोड़ा बहुत सुधार आ जाए? मैडम, जो चीन हमारे देश के अंदर बिजनेस कर रहा है, अभी कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे कि टिकटॉक से कोरोना काल के अंदर इतनी फंडिंग आई थी, तो टिकटॉक अपना एप्लीकेशन चला रहा था भारत देश के अंदर। भारत देश के अंदर अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो पैसा है वो टैक्स के रूप में आया हुआ पैसा है, गाड़ियाँ खरीदने के लिए आया हुआ पैसा नहीं है, बंगले बनाने के लिए आया हुआ पैसा नहीं है, अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं है। और जो चीन से उस दौरान जो टिकटॉक द्वारा जो पैसा आया, वो कोरोना काल के अंदर 135 करोड़ भारतीयों के ऊपर लगाया गया, देश के लिए लगाया गया। जो गरीब, आप समझ सकते, 6 महीने लगातार लोगों को राशन प्रोवाइड किया गया, लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए। तो वो पैसा सरकार कहाँ से लाई? तो ये सब टैक्स का ही पैसा था। तो ये वर्तमान सरकार पे जो है आरोप लगाना निरंतर जो है ये बंद कर दे, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। और बिजनेस, आपने सवाल करा, बड़ा अच्छा सवाल है कि बिजनेस बंद क्यों नहीं कर देते। धीरे धीरे देखिए, ये जो 70 सालों की गंदगी है ये एकदम से साफ नहीं हो जाती है, ठीक है, इसे साफ करने में समय लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भारत देश पहले कभी मोबाइल नहीं बनाता था, कोई एप्लीकेशंस नहीं बनाता था, सब चीन या बाहर विदेशों से आती थी। आज भारत देश के अपने मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं, अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं। टिकटॉक बंद कर दिया, जबकि टिकटॉक तो बहुत अच्छा टैक्स देता था सर। लेकिन टिकटॉक में ये भी तो खराबी आई थी ना कि वो डेटा शेयर कर रहा था लोगों का, हमारी प्राइवेसी को खराब कराया जा रहा था, इस वजह से बंद किया गया। मैडम यही देखिए ना, आपके टैक्स, सरकार टैक्स लेने के बाद भी देश हित में कार्य कर रही है। तो ये तो सरकार को क्या पहले नहीं चेक करना चाहिए था कि डेटा इस तरह से शेयर किया जा रहा है यहाँ पर, और इतनी लोगों की प्राइवेसी खराब हुई होगी वहाँ पर? मैंने मैम आपको बताया कि 70 सालों की गंदगी साफ करने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब धीरे धीरे भारत जो है सुपर पावर बनता जा रहा है, और धीरे धीरे चीन की या सारी विदेशी कंपनियों का जो भी बिजनेस है उसको ख़त्म करने का वर्तमान सरकार का जो प्लान है वो बहुत अच्छा है। और इसी प्लान से ये चीनी पत्रकार जो घबराए पड़े हैं, बौखलाए पड़े हैं, क्योंकि जब भारत देश के अंदर उनका बिजनेस ही नहीं होगा तो इनको पैसा मिलेगा कहाँ से? तो एक बात आप बार बार कह रहे हैं, चीनी पत्रकार वहाँ से लिए गए कुछ करोड़ रुपए का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बात साबित थोड़ी ना हो गई कि पैसा आया था उनके अकाउंट में, क्योंकि न्यूज़ क्लिक ने भी तो अपना जवाब दिया है कि कोई पैसा लिया ही नहीं है उन्होंने। तो ये तो जांच का विषय है ना, और जांच के बाद ही ये बात सामने आएगी कि हाँ पैसा लिया गया या नहीं लिया गया। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैडम, अगर किसी को भी दिल्ली पुलिस या हमारा स्पेशल स्टाफ या क्राइम ब्रांच अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो बिना सबूतों के गिरफ्तार नहीं करती। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर आप आरोप लगा दीजिए, लेकिन अगर मेरे खिलाफ सबूत नहीं है तो मजाल है पुलिस की कि मुझे उंगली लगा दे। कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ना कुछ तो इनपुट्स मिले हैं ना, जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके दफ्तर सील किए गए हैं, और इन लोगों को जो है पूछताछ करके अभी कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। इनके लैपटॉप और इनके मोबाइल्स की जांच चल रही है, और इनके कुछ पत्रकार भी अभी पुलिस हिरासत में हैं। आप समझिए इस बात को। तो पुलिस को जैसी पुख्ता सबूत मिल जाएंगे इन्हें दोबारा उठा लेंगे, कौन सा देर है। देखिए, बहुत ही बढ़िया बात का जिक्र किया आपने, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी को फटकार लगाई है मनीष सिसोदिया के मामले में कि जल्द से जल्द सबूत पेश किए जाए। किसी के गवाही देने के बेसिस पे उन्हें 6 या 8 महीने से सलाखों के पीछे रखा हुआ है। अगर सबूत पेश नहीं किए जाएंगे तो उन्हें रखने का कोई तुक नहीं बनता, और आप कह रहे हैं कि बिना सबूतों के पकड़ा नहीं जाता है। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले थे? सत्येंद्र जैन जो अब तो अपनी बीमारी का बहाना लगा के जेल से बाहर है, इतने 1-1.5 साल 2 साल लगभग हो गए हैं, जेल में क्यों था? संजय सिंह को ईडी ने क्यों गिरफ्तार करा है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि बिना सबूतों के आधार पर आपने उसको मनीष सिसोदिया को जेल में रखा हुआ है, तो तुरंत उसके थोड़े ही दिन बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से तो इनको पुलिस को घबराना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने फिर भी संजय सिंह को गिरफ्तार किया। तो मैडम ये जांच का विषय है, इसमें जांच हो रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचारी लोग उसमें लिप्त पाए जाएंगे और इनको, जैसा मैंने उस दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इनसे सवाल किया है और इनके मुंह पे जो तमाचा मारा है, ऐसा तमाचा मैं निरंतर मारूंगा। जब जब बात मेरे देश हित की आएगी, मैं देश प्रेमी पत्रकार हूं, मैं राष्ट्रीय प्रेमी पत्रकार हूं, मैं राष्ट्रीय विरोधी पत्रकार नहीं हूं। अगर मेरे पत्रकारिता पे ये सवाल उठाते हैं तो शौक से उठाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे को ट्रोल करें, आप मेरे बारे में जहां लिखना है वहां लिखें, लेकिन आप एक बात सोचिए, अमित मालविया जी जैसे बड़े व्यक्ति ने अगर मेरी वीडियो ट्वीट करके मेरे को अप्रिशिएट किया है, या विकास भदौरिया जी ने, या अन्य बड़े बड़े तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी ने, या जितने बड़े बड़े नेता हैं या पत्रकार हैं, कई बड़े बड़े पत्रकारों ने भी मेरी वीडियो शेयर कर रखी है ट्विटर के माध्यम से, तो उनको कहीं ना कहीं तो मुझ में कुछ दिखा होगा ना कि मैंने इनके मुंह पे जो तमाचा मारा है, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूँ, देश विरोधी पत्रकार नहीं है। आपने अमित मालवीय जी का नाम लिया, मुझे कुछ याद आ गया तो मैं बता ही देती हूँ। उनके ऊपर कई बार आरोप लगे हैं कि कई झूठी खबरें जो है फैला देते हैं वो, उसके बाद कई बार डिलीट भी करनी पड़ जाती है अपने ट्वीट। उन्हें बीजेपी से हैं, मैं आपको बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, कई बार झूठी खबरें ही फैला देते हैं। मैडम कई बारी झूठी खबरें नहीं, होता क्या है, कई बारी हमारे पास भी, मेरे खुद के पास कई बारी ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं जो मुझे बाद में जांच करने पता चलता है ये फेक है, तो वो अगर हमने डिलीट नहीं करी तो हम गुनहगार हैं। लेकिन अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, देखो गलती करना एक अलग चीज़ है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना ये आपका बड़प्पन है। गलती को दोहराना क्या होता है? गलती को दोहराना तो फिर बेवकूफ़ी है। तो वही देखने को मिलती है, क्योंकि बार बार ऐसे ट्वीट्स मिलते हैं। ये ट्वीट, ये मैसेजेस, ये कई बारी ग्रुपों में सर्कुलेट होते हैं और कई बारी मैं खुद ट्वीट कर देता हूं, लेकिन मेरे पास तुरंत फ़ोन आ जाता है कि ये गलत है, इसे डिलीट करो, तो मेरे को डिलीट भी करना पड़ जाता है। और हम इंसान हैं मैडम, भगवान नहीं है कि हम किसी के अंदर घुस के देख ले कि ये सच है या नहीं है। तो ये गलतियाँ हैं, छोटी मोटी गलतियाँ, इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। अभी अभिसार शर्मा की यहाँ पर बात हो रही थी, क्योंकि वो भी न्यूज़ क्लिक में काम करते हैं, उनके भी जो है लैपटॉप वगैरह जब्त किए गए थे और आपकी जो है मुलाकात भी हुई थी, उस दौरान क्या हुआ था वहाँ पर, ये जानना चाहेंगे हम। अभिसार शर्मा मेरे बिल्कुल सामने थे और मेरा तो एक ही सवाल था कि चीन से पैसा लिया क्यों, और मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके पास मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं था। मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मेरे को दलाल पत्रकार बोला गया, मेरे को भड़वा जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, फिर भी मैं बहुत शांत रहा और ऐसे शांति भरे रूप से, ऐसे सहनशीलता से आगे भी मैं इनसे निरंतर सवाल पूछूंगा और इनकी भरी सभाओं के बीच में जाके पूछूंगा। मुझे डर नहीं है, मैं आपसे अकेले में नहीं पूछूंगा, भरी सभा के बीच में जाके पूछूंगा कि आपने ये गलती की क्यों। और मैं किसी सरकार का कोई चाटुकर्ता नहीं हूँ, कोई भी सरकार हो अगर गलती करेगी तो सवाल पूछना मेरा अधिकार है। लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, फंसाया जा रहा है, क्योंकि हालिया जो राजनीति चल रही है वो यही इलेक्शन आने वाले हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से जो भी पत्रकार सच बोलते हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन को या इस देश को बदनाम करने ही तो साजिश रची जा रही है इन चीनी पत्रकारों द्वारा। मैं बार बार चीनी पत्रकार ही नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन से पैसा। नाम लेंगे कौन कौन है ये चीनी पत्रकार? भाई मेरे को एक अभिसार शर्मा का नाम तो याद है, बाकी दो चार पत्रकार हो रहे हैं जिनके अजीब अजीब से नाम है, बस मुझे इतना पता है न्यूज़ क्लिक के कुछ दलाल पत्रकार हैं। जिन्हें आप दलाल कह रहे हैं, उन्हें पत्रकारिता में ही 35 से 40 सालों का एक्सपीरियंस है। महत्व ये नहीं रखता कि पत्रकार वो 35 सालों से है या 35 दिन से या 3.5 साल से। महत्व रखता है कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, महत्व रखता है कि आप सवाल कितनी बेबाकी से पूछते हैं, महत्व रखता है कि आप देश के हर मुद्दे को उठाते हैं, महत्व रखता है कि आप देशद्रोही बातें नहीं करते, आप देश हित में बातें करते हैं। तो पत्रकारिता का ये असूल है, ये नहीं कि वो 35 साल से तो कुछ भी बोलेंगे क्या। लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैडम आज मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे, अब मेरी 5-5, 6-6 साल पुरानी वीडियोस कुछ उठा के, मैंने आपको बताया सीए के समर्थन में भी मैंने कई वीडियोस है मेरी, वो उठा के मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो क्या मैं बदनाम हो गया? क्या मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? नहीं, लेकिन उन्हें बदनाम नहीं करा जा रहा, उनका रियलिटी है, उनके अकाउंट में 38 करोड़ रुपए आए हैं, वो इस बात का जवाब दे देना, वो 38 करोड़ रुपए उन्होंने चीन से किस लिए लिए थे। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी संस्था ने लिए हैं, वो तो वहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उन्हें क्या पता वहाँ पर कि कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं, ये तो मालिक को पता होगा। और मालिक ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि हमने कोई फंड लिया ही नहीं है कहीं से। फिर उनमें आपस में पैसे का बंटवारा क्यों हुआ? अगर वो किसी संस्था या उससे आए हैं तो फिर उनका पैसे का आपस में बंटवारा हुआ क्यों? और ये जांच चल रही है, अब भी हम बिल्कुल
किसी का इस पे ये नहीं कह सकते कि आरोप गलत है। अभी जांच चल रही है और जल्द आपको इस चीज़ का फैसला मिलेगा। मुझे अपनी दिल्ली पुलिस के ऊपर पूर्णतः विश्वास है कि वो इस केस में निष्पक्ष जांच करके आरोपियों को जेल में ठूसेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अभिसार शर्मा है उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी ने जब उनसे पूछताछ की है तो सवाल उनके कुछ इस तरह से थे कि क्या आपने किसान आंदोलन कवर किया, क्या आपने शाहीन बाग वाला जो चल रहा था सीए एनआरसी का मुद्दा उसे कवर किया, ये कोई सवाल होते, उनका ये कहना था। मैडम हम तो उस कमरे में थे नहीं, ना वो मेरे सामने सवाल किए गए हैं, ना वो सवाल कहीं रिटर्न में है। मैं थाने से बाहर निकलूं, मुझे पुलिस वाले ले जाए और मेरे को थाने से बाहर निकल जाओ और थाने से बाहर आने के बाद मैं कह दूं जी पुलिस वाले ने तो मुझे ये बोला है। तो ये सब बेबुनियादी आरोप है। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करती है और तब जब सामने कोई पत्रकार बैठा हो, सामने कोई पावरफुल व्यक्ति बैठा हो, तो पुलिस अपना काम बड़ी सहनशीलता से और बड़ी समझदारी से करती है। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ भरा काम नहीं करेगी कि उसके जाके दिल्ली पुलिस की जो है बाहर जाके बदनामी हो। तो आपको लग रहा है ये जो पैसे लेने का आरोप लग रहा है, फिलहाल मैं आरोप ही कहूँगी क्योंकि जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक हम कह नहीं सकते किसी को गुनहगार, ये वाकई में किया होगा, उन लोगों ने लिया होगा चीन से पैसा? बिल्कुल, कुछ दिनों में आप सबके सामने होगा और आपके दर्शकों के सामने और इस देश के सामने होगा कि उन्होंने सच में चीन से पैसा लिया और ये भी केजरीवाल के मंत्रियों की तरह जेल में ठूसे जाएंगे। करप्शन में लिप्त हर एक व्यक्ति जेल जाएगा, मतलब जाएगा। चलिए, बहुत ही खूब आपने एक चीज़ पूछ ली। जाते जाते एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया है। जैसे अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, साफ तौर पर जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उतरे सड़कों पर समर्थन करने के लिए। उन्होंने एक बात कही कि जो भी इस वक्त मोदी और अडानी पर बात कर देता है वो सीधे जेल में भेज दिया जाता है, ईडी लगा दी जाती है, उनके पीछे सीबीआई लगा दी जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे जर्नलिस्ट सागर मलिक, और उस पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत बार मोदी के ऊपर सवाल उठाए हैं। मैं तो बाहर हूँ, मुझे तो जेल में नहीं ठूसा गया। बहुत बार सवाल उठाया था, एक आध बता दीजिए। मैडम बहुत सारे सवाल उठाए हैं, एक आध तो याद होगा मुझे। जहाँ तक लिटरली याद है कि मैंने लव जिहाद के ऊपर, कड़े कानून की मांग को लेकर एक सरकार के ऊपर सवाल उठाया था। और कोरोना काल के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी कि सिर्फ एक छोटे छोटे शॉपकीपर्स को और बड़े बड़े ये शोरूम्स को, दुकानों को बंद करवाया जा रहा था, लेकिन रेडी पटरी और बाजार निरंतर लग रहे थे। तो मैंने इस बात पे भी केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाया था। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो मैंने केंद्र सरकार पर उठाए हैं। तो मैं क्या जेल में हूँ आज, आपके सामने बाहर खड़ा हूँ? तो ये बेबुनियादी आरोप जो लगा रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल में ठूस दिया जाएगा। मैं बहुत बार सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, मैं निरंतर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। बीजेपी की कोई गलती दिखती है, बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। तो मैं जेल में नहीं हूँ, जो बात सत्य है मैं वही पूछता हूँ। पत्रकार वही है जो निष्पक्ष सवाल पूछे और सत्यता को सामने रख के आपके समक्ष पेश करे। ठीक है, अभी भी आपका इरादा है कि अभी भी इस तरह से लगातार सवाल उठाते रहेंगे, घेरते रहेंगे उन्हें इस तरह से? अभी तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, ये सस्पेंस है कि दिल्ली के अंदर एक इससे भी बड़ा हंगामा होगा सहनशीलता से। मैं जो है क्रोधित नहीं होना चाहता हूं कि मैं क्रोधित होकर वहां पे कोई एग्रेसिव होकर कोई ऐसा करे, बिल्कुल नहीं। जो मेरी मर्यादा है, जो कानून के दायरे में है, ऐसे ही धमाके निरंतर होते रहेंगे। ये पहला या आखिरी धमाका नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं। बस इस बार मेरी किस्मत कहिए कि ये वीडियो मेरा करोड़ों बार शेयर हो गया और बड़े बड़े ट्विटर हैंडलर्स ने मेरा ये वीडियो शेयर किया, लेकिन इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कार्य करे हैं। मैं आपको बता दूँ 2018 के अंदर मालवीय नगर स्थित साकेत के अंदर आर्य समाज का बोर्ड लगा के अंदर निकाह पढ़वाया जा रहा था, उसका खुलासा मैंने ही किया था। कुतुब मीनार के अंदर गणेश प्रतिमा सबसे पहले मैंने ही ढूंढी थी। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपकी वीडियोज़ या आपके पोस्ट दब जाती हैं, लेकिन कई बार वायरल हो जाती हैं। तो ऐसे धमाके दोबारा होंगे और निरंतर होंगे और दिल्ली में ही होंगे। ठीक है, देखिए इस तरह के मुद्दे, बहुत अच्छी बात है आप इतने ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा बहुत बड़ा है इस देश में, उसको भी उठाना चाहिए, उसके खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए? बेरोजगारी कहाँ है मैडम? नहीं है बेरोजगारी, बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। कहाँ बेरोजगारी है? अब कोई व्यक्ति काम ही ना करना चाहे तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, चलिए, बहुत ही खूब बात आपने कही है। अभी अगर आप नेट पर जाएं, किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें, दिल्ली पुलिस की एक पोस्ट के लिए कर लीजिए, उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं? मैडम आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं? अगर आप दिल्ली पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये डॉक्टरी कर रहे हैं, आप उसके लिए क्वालिफाइड है? पहले ये देखिए, आप हैं तो अनपढ़, आप हैं तो छठी पास। नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ। आपकी नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप छठी फेल हैं, आप 10वीं पास हैं, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अरे बहुत सारे धंधे, क्यों शर्माते हो? रेडी लगाओ, कहीं भी दुनिया खाने का काम करके, दुनिया ऑनलाइन डिलीवरी का काम करके, दुनिया टमाटर प्याज बेच के, दुनिया जगह जगह छोटे छोटे काम करके कमा रही है। इतने सारे ऑटो खड़े हैं,
क्या ये रोजगार नहीं है? ये भूखे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं ना। तो मैडम ये सब बेबुनियादी चीजें हैं कि बेरोजगारी है। अच्छा, है ही नहीं आपकी नजर में बेरोजगारी? है ही नहीं कोई मुद्दा? बेरोजगारी है नहीं, लोग अपने आप को बेरोजगार घोषित करना चाहते, काम करना ही नहीं चाहते। देखने को मिलता है कि एक पोस्ट होती है, उसके लिए करोड़ों आवेदक आ जाते हैं। अब उनका फॉर्म भरा गया तो उस लायक वो होंगे। ठीक, क्या चीज? अब उनका फॉर्म भरा गया है, मान लीजिए दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी है, हम दोनों 10वीं पास हैं एक बार को मान लीजिए, और यहाँ पर 20 लोग और हैं वो भी 10वीं पास है, सबने एक वैकेंसी के लिए भर दिया। अब वैकेंसी एक है लेकिन उसके लिए दावेदार तो यहाँ पर हजारों हो गए, तो क्या ये मुद्दा नहीं है कि बेरोजगारी है यहाँ पर? फिर आप सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में अगर मैंने और आपने फॉर्म भरा तो जो सक्षम होगा, जो क्वालिफाइड होगा, उसके लिए जो परीक्षा को पास करेगा वही दिल्ली पुलिस की नौकरी पाएगा या कोई सरकारी नौकरी पाएगा। सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप बताइए कि सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? प्राइवेट बिजनेस वाले क्या बिजनेसमैन नहीं है? सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा प्राइवेट बिजनेस वाले कमाते हैं। आप जानते हैं, एक सब्जी बेचने वाला, एक फ्रूट बेचने वाला भी दिल्ली पुलिस के हवलदार से ज़्यादा पैसा कमाता है। तो वो काम क्यों नहीं करना चाहते आप? आपको सरकारी नौकरी चाहिए राजा वाली, बस बैठ के। चलिए, ये तो जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि आखिर लोगों को सरकारी नौकरी इतनी क्यों पसंद होती है और क्यों हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे दीवाना है। ये जवाब मैं लोगों से लूँगी, क्योंकि ये लोगों का ही सवाल था जो मैंने किया था, क्योंकि कुछ सवाल मैं लेकर आई थी अपने साथ जो कि जनता के ही थे। तो ये कुछ वो सवाल थे। अब जाते जाते आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अब नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है आपका? क्या फिर से ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा? फिर से आप कहीं जाकर इस तरह से अकेले खड़े हुए नजर आएंगे एक पोस्टर के साथ? बहुत जल्द दिल्ली के अंदर, अभी मैं बताऊंगा नहीं, बहुत जल्द दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे ही देश विरोधी लोगों को एक बहुत बढ़िया जवाब दिया जाएगा। सवाल भी पूछे जाएंगे लेकिन साथ साथ उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। तब तक सस्पेंस बना रहने दीजिए, एकदम से सारी बातें खुलनी की नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे सागर मलिक जी को, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, और अभी जो भी न्यूज़ क्लिक पर रेड हुई थी, वहाँ पर जो भी चीज़ें आई थी उसको लेकर ये वहाँ पर मौजूद थे, और एक पोस्टर इनके हाथ में था, चीनी दलालों को जेल भेजा जाए, उसी को लेकर कुछ सवाल थे जो मैंने अपने आसपास के लोगों से भी लिए थे। इसके अलावा भी कुछ और सवाल मेरे जहन में थे, वो इनसे पूछे गए हैं। पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है इस खबर को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।